Hello my dear students, today we learn about forms of stem। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको तने के प्रकार अर्थात फॉर्म्स ऑफ स्टेम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि जब किसी बीज को आप ज़मीन में बोते हैं तो अंकुरण की अनुकूल परिस्थितियां पाकर उसका एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है और उससे सर्वप्रथम नीचे की तरफ एक सूत्रवत संरचना निकलती है जिसको मूलांकुर कहते हैं, रेडिकल्स कहा जाता है। और यही मूलांकुर आगे चल करके उस पौधे की जड़ को विकसित करता है, उस पौधे के इस जड़ को विकसित करता है। परंतु ऊपर की तरफ इससे जो सूत्रवत संरचना निकलती है उसको प्रांकुर कहा जाता है, प्लूमूल्स कहा जाता है। और यही प्रांकुर आगे चल करके उस पौधे के स्टेम अर्थात स्तंभ यानी उसके तने को बनाता है। बहुत सारे पौधों में जो स्तंभ होता है यह भूमि से ऊपर का भाग होता है अर्थात वायवीय होता है, परंतु बहुत से ऐसे तने होते हैं जिसमें उसका मुख्य तना भूमि के नीचे पाया जाता है अर्थात वह ग्राउंड स्टेम होता है। विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में वह ग्राउंड स्टेम रूपांतरित हो जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको वायवीय तने के विभिन्न भागों में रूपांतरण और उसके फॉर्म्स के बारे में, उसके प्रकार के बारे में बताऊंगा। आज यह जो तना होता है इसको हम लोग दो मुख्य समूहों में बांट करके इसका अध्ययन करें तो अच्छा होगा। एक मुख्य समूह जो दृढ़ अर्थात ऊर्ध्वशीर्षी तना है जिसको स्ट्रांग स्टेम कहा जाता है, और दूसरा समूह इसका दुर्बल तना अर्थात वीक स्टेम कहलाता है। जो ऊर्ध्वशीर्षी तना होता है वह पृथ्वी पर ऐसे सीधे 90 अंश के कोण पर खड़ा रहता है। क्योंकि उसमें दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं, उसका तना काफ़ी काष्ठी होता है, मजबूत होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। और देखा यह गया है कि जो ज़्यादा विकसित तने होते हैं उसमें प्रायः मूसला जड़ पाई जाती है और यह मूसला जड़ भूमि में धंस करके उस पौधे को स्थायित्व प्रदान करती है। परंतु सभी पौधों में ऐसा नहीं, बहुत से ऐसे ऊर्ध्वशीर्षी तने हैं जिसमें अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। मैं ऊर्ध्वशीर्षी तने की बात कर रहा हूँ। और ऐसा तना जो पृथ्वी पर सीधा 90 अंश के कोण पर खड़ा रहता है, मजबूत होता है, काष्ठी होता है, ऐसे तने को ऊर्ध्वशीर्षी तना अथवा उच्छीर्ष तना यानी इरेक्ट स्टेम कहा जाता है। अब यह जो इरेक्ट स्टेम होते हैं इसमें पाई जाने वाली शाखाओं के आधार पर इसको हम विभिन्न 3 प्रकारों में बांट करके 4 प्रकारों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 एक्स करेंट स्टेम या बहिर्वाही तना। यह बहिर्वाही तने वे तने होते हैं जो पृथ्वी से सीधे 90 अंश के कोण पर खड़े रहते हैं, मजबूत होते हैं, काष्ठी होते हैं, तना उनका प्रायः गोल होता है, ठोस होते हैं, परंतु उन पौधों में नीचे की तरफ शाखाएं अधिक निकलती हैं और ऊपर की तरफ क्रमशः शाखाएं पतली और कमज़ोर होती जाती हैं, कम निकलती हैं। इस नाते बाहर से देखने पर यह तने शंक्वाकार दिखाई देते हैं। नीचे काफ़ी शाखाओं का घेरा होता है लेकिन ऊपर की तरफ क्रमशः यह शंक्वाकार होते जाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस और अशोक के पौधे को आप देखें तो उसकी मॉर्फोलॉजी का आप अध्ययन करें तो बाहर से ही आपको यह दिख जाएगा कि यह इसका आकार शंक्वाकार है। दूसरा लिनॉक्स
तना, यह ऊर्ध्वशीर्षी तने का ही प्रकार है। यह तने भी सीधे पृथ्वी पर 90 अंश के कोण पर ही खड़े रहते हैं, मजबूत होते हैं, काष्ठी होते हैं। फर्नीचर में इनकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग फर्नीचर में आप नहीं कर सकते, लेकिन वह ऊर्ध्वशीर्षी तने हैं। जैसे सरसों का तना, उसकी लकड़ियों का फर्नीचर में आप उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन यह पृथ्वी पर सीधे 90 अंश के कोण पर खड़े रहने के कारण यह ऊर्ध्वशीर्षी तने अर्थात इरेक्ट स्टेम कहलाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लिनाक्स अर्थात डेलिक्वेसेंट प्लांट की, और यह ऐसे प्लांट होते हैं, यानी लिनाक्स तना ऐसा तना होता है जिसमें नीचे की तरफ तो कम शाखाएं लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी शाखाएं निकलती हैं, और इस तरह से बाहर से देखने पर इस पौधे का आकार छत्ते जैसा हो जाता है, अर्थात गोलाकार हो जाता है। क्योंकि अभी हमने पहले आपको बताया जो एक्सकरेंट तने में जिसमें वह शंक्वाकार हो जाते हैं, उसमें तने के शीर्ष भाग की अधिकाधिक वृद्धि होती जाती है, और उसमें जो शाखाएं हैं, मैं तो आपको ये कहूँ कि वह एक्रोपिटल सक्सेशन में लगी रहती हैं। लेकिन जो लिनाक्स तना होता है उसमें शाखाएं समान रूप से निकलती हैं। यह तना बहुशाखीय होता है, उस पर बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं, जिसके कारण इसका आकार गोलाकार अर्थात छाते जैसा हो जाता है। यह पौधे छाया देने वाले होते हैं, काफ़ी छाया देने वाले यह पौधे होते हैं, जैसे आम, बरगद, पीपल, नीम, पाकड़ के पौधे, महुआ के पौधे, यह लिनाक्स तने के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद उच्छृंस तने में मैं बात करूं, उसका एक प्रकार जो कॉडेक्स स्टेम है, यह इस प्रकार के तने होते हैं जिसमें तना तो ठोस होता है, बेलनाकार होता है, काष्ठी होता है, काफ़ी मजबूत होता है, उसमें दृढ़ोतक पाए जाते हैं, जिसके कारण वह पृथ्वी पर ऐसे सीधा खड़ा रहता है। लेकिन नीचे की तरफ की जो उसकी पत्तियां रहती हैं वो क्रमशः झड़ती जाती हैं। उस पौधे के शीर्ष पर केवल पत्तियां पाई जाती हैं, अर्थात उसमें क्राउन लीव्स पाई जाती हैं। क्राउन लीव्स पाए जाने के कारण वह छाया तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में वह पत्तियां काफ़ी सहायता करती हैं, उस पोषक पदार्थों का निर्माण करती हैं जिससे उसके शरीर का पोषण होता है। लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उसकी पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, क्योंकि वह पत्तियां झड़ती जाती हैं और उन पत्तियों के निशान उस तने पर बनते जाते हैं। जैसा कि नारियल के पौधे में, ताड़ के पौधे में और खजूर के पौधे में आप देखते होंगे कि तने पर पत्तियों के गिरने के निशान सदैव बने रहते हैं। इसलिए ऐसे उच्छृंस तने को हम कॉडेक्स स्टेम कहते हैं। अब उच्छृंस तने का एक और प्रकार जिसको कल्म स्टेम कहा जाता है, उसके संबंध में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो कल्म स्टेम होते हैं, यह स्टेम भी पृथ्वी से 90 अंश के कोण पर खड़े रहते हैं। उस तने में पर्व और पर्वसंधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसा कि तने के लक्षण में हमने आपको बताया है कि तने में जगह जगह पर पर्वसंधियां पाई जाती हैं, और दो पर्वसंधियों के बीच का भाग पर्व अथवा इंटरनोड कहलाता है। यानी तने में पर्व और पर्वसंधियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं, यह तने की मुख्य विशेषता है। और इस पर्वसंधियों से पौधे की पत्तियां लगी रहती हैं, वहाँ से उसकी विभिन्न प्रकार की उसकी शाखाएं निकलती हैं। तो यह तने की विशेषता है। लेकिन जो कल्म स्टेम होता है उसमें तना ठोस तो नहीं होता, अंदर खोखला होता है, लेकिन जो उसकी पर्वसंधि होती है वह ठोस होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे उच्छृंस तने जो सीधे पृथ्वी पर 90 अंश के कोण पर खड़े रहते हैं, लेकिन अंदर खोखले होते हैं, परंतु उनकी पर्वसंधियां ठोस होती हैं और उन पर्वसंधियों से पत्तियां निकलती हैं।
लेकिन ये शाखाएं कम निकलती हैं, जैसे बांस और नरकट में। अब आइए मैं आपको एक ऐसे तने के बारे में बताऊं जो काष्ठीय नहीं होते हैं, काफ़ी मुलायम और कमज़ोर होते हैं। काफ़ी मुलायम और कमज़ोर होने के नाते ये तने पृथ्वी पर सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन तनों को वीक स्टेम अर्थात दुर्बल तना कहा जाता है। अब इन दुर्बल तनों में भी कई प्रकार हैं, जैसे तल सर्पी अर्थात ट्रेलिंग स्टेम, विसर्पी अर्थात क्रीपिंग स्टेम और आरोही अर्थात क्लाइंबिंग स्टेम। तो इनका प्रकार उन तनों में पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करते हैं तल सर्पी अर्थात ट्रेलिंग स्टेम के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब आप किसी बीज को बोते हैं तो नीचे से उसमें मूलांकुर निकलते हैं जो उसकी जड़ों का विकास करते हैं, और जो उसका परांकुर निकलता है उससे तने का विकास होता है। लेकिन जो यह तल सर्पी तने होते हैं ये कमज़ोर होते हैं, इसलिए यह पृथ्वी पर ऐसे साष्टांग पड़े रहते हैं, पृथ्वी पर ऐसे साष्टांग लेटे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। और उस तल सर्पी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रोकम्बेंट स्टेम अर्थात शयन तना, डिकम्बेंट स्टेम अर्थात यह ऐसे तने जो कि साष्टांग पड़े रहते हैं लेकिन आगे चल करके उठने का प्रयास करते हैं, और तीसरा डिफ्यूज्ड स्टेम अर्थात विसरित तना। अब मैं इन तनों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊं। जैसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रोकम्बेंट स्टेम की। ऐसा तल सर्पी तना जो पृथ्वी पर चौरस फैलता है, लेकिन उसका जो मुख्य तना है वह एक जगह यहाँ जड़ से लगा रहता है। अगर इसको आप एक जगह से उठाएं, अगर इसको एक जगह से इसके शीर्ष भाग को पकड़ के उठाएं तो पूरी जड़ तक यह उठ जाता है, और इस तने में कहीं भी बीच में कहीं भी इसकी पर्व संधियों से जड़ें नहीं निकलती हैं। इसलिए ऐसे तने को तल सर्पी तना तो कहते ही हैं, लेकिन जो प्रोकम्बेंट स्टेम होता है यह साष्टांग पड़ा रहता है नीचे की तरफ, कहीं भी उसमें पर्वसंधियों से जड़ें नहीं निकलती हैं। दूसरा ऐसा स्टेम जो तल सर्पी का ही एक प्रकार है, जिसको डिकम्बेंट स्टेम कहा जाता है, इसमें यह तना पृथ्वी पर ऐसे साष्टांग पड़ा रहता है, पृथ्वी पर ऐसे साष्टांग पड़ा रहता है, लेकिन उसका शीर्ष भाग आगे जाकर के ऊपर उठने का प्रयास करता है। ऐसे तने को डिकम्बेंट स्टेम कहा जाता है, जैसे कि ट्राइडेक्स और पुदीना में। मैं आपको प्रोकम्बेंट तने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताऊं कि प्रोकम्बेंट तने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पोर्टुला का पौधा है, और डिकम्बेंट तने का महत्वपूर्ण उदाहरण ट्राइडेक्स यानी और पुदीना है। इसके बाद तल सर्पी का एक तीसरा प्रकार जिसको डिफ्यूज्ड स्टेम अथवा विसरित तना कहा जाता है, इसमें यह तने पृथ्वी पर साष्टांग पड़े रहते हैं, लेकिन यह बहुशाखित होते हैं, इसलिए यह पृथ्वी पर ऐसे साष्टांग पड़े तो रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी शाखाओं का विकास होता है, और इसीलिए डिफ्यूज्ड स्टेम कहा जाता है। डिफ्यूज्ड स्टेम का महत्वपूर्ण उदाहरण पिटूनिया और कोरोनोपस का पौधा होता है। इसके बाद आइए मैं दुर्बल तने का एक दूसरा प्रकार आपको बताऊं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तल सर्पी तने के बारे में हमने बताया, और आपको यह भी बताया कि यह तने
जहाँ से निकलते हैं उसके शीर्ष भाग को अगर पकड़ करके आप उठाएं तो जड़ तक उठ जाते हैं। लेकिन जो क्रीपिंग स्टेम होते हैं इसमें जगह जगह पर जो पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं उन पर्वसंधियों से इनमें अपस्थानिक जड़ें निकल करके भूमि में जाती हैं और वहाँ से जल एवं जल में घुलित खनिज लवण का अवशोषण करके तने का पोषण करती हैं। साथ ही इस धरातल से ऊपर इस पर सेसाइल लीव्स निकलती हैं। हाँ, उस पर आवृंती पत्तियां निकलती हैं। अगर यह तना बीच में एक पुराना होने के कारण कहीं से टूट जाए तो यह पर्वसंधियों से जो निकली हुई जड़ें हैं और ऊपर की तरफ निकली हुई इसकी पत्तियां हैं एक स्वतंत्र तने का निर्माण कर लेती हैं। तो आइए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि यह जो विसर्पी तना होता है इसको हम कुल 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, ऊपरी भूस्तारी तना। ऊपरी भूस्तारी तना ऐसे तने को कहा जाता है जो यह धरातल पर पाए जाते हैं। उनमें पर्व तथा पर्वसंधियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और लेकिन जो इसकी पर्वसंधियाँ होती हैं वहाँ से इसमें अपस्थानिक जड़ें निकल करके पृथ्वी को जकड़े रहती हैं और उसमें से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। और जो ऊपर की तरफ इस भाग होता है इसका, इससे इसकी सेसाइल लीव्स निकली रहती हैं। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण दूब घास है। दूब घास, जैसा कि दूब घास में मैं आपको दिखाऊं कि जो इसमें अपस्थानिक जड़ें जगह जगह पर इसमें अपस्थानिक जड़ें निकली रहती हैं और ऊपर की तरफ इसमें पत्तियां निकली रहती हैं। ये तने कमज़ोर होते हैं इसलिए पृथ्वी पर रेंग करके चलते हैं, इसीलिए नाम ही रखा गया है कि क्रीपिंग। इसके बाद क्रीपिंग स्टेम का दूसरा प्रकार भूस्तारी तना। और भूस्तारी तने ऐसे क्रीपिंग स्टेम को कहा जाता है जो पृथ्वी पर के समानांतर तो गति करते हैं, नीचे की तरफ उसमें पर्वसंधियों से जड़ें और ऊपर की तरफ पत्तियां निकली रहती हैं, लेकिन कुछ भाग इनका भूमि के नीचे रहता है और जो अगला शीर्ष भाग है यह भूमि से ऊपर रहता है। इसीलिए इनको स्टोलन स्टेम कहा जाता है, भूस्तारी तना कहा जाता है। और भूस्तारी तने का महत्वपूर्ण उदाहरण ड्रेसिना और यक्का है। यक्का के पौधे और ड्रेसिना के पौधे भूस्तारी तना के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद आइए हम बात करें अंतः भूस्तारी अर्थात सकर्ष स्टेम के बारे में। और जो सकर्ष स्टेम होते हैं वह उसका जो मुख्य तना होता है वह भूमि के अंदर होता है। ये साष्टांग पृथ्वी के समानांतर गति करते हैं, समानांतर वृद्धि करते हैं, लेकिन जो उसका मुख्य तना होता है वह पृथ्वी के अंदर रहता है और जो अगला उसका शीर्ष भाग होता है वह पृथ्वी से ऊपर निकला रहता है और उस पर पत्तियां लगी रहती हैं और यह पृथ्वी के समानांतर चारों दिशाओं में वृद्धि करता रहता है। इसलिए ऐसे तने को अंतः भूस्तारी कहा जाता है। और अंतः भूस्तारी तने का महत्वपूर्ण उदाहरण स्ट्रॉबेरी गुलदाउदी का पौधा है। इसके बाद क्रीपिंग स्टेम का एक और भी प्रकार जिसको ऑफसेट स्टेम अथवा भूस्तारिका कहा जाता है। जैसे आप सभी गांव क्षेत्र के रहने वाले बच्चे हैं और जलकुंभी के पौधे को देखे होंगे और आइकॉर्निया के पौधे को देखे होंगे। यह पौधे ऐसे होते हैं जो जल में अथवा कीचड़ में या स्थल पर पाए जाते हैं। जगह जगह पर उसमें पर्व और पर्वसंधियाँ होती हैं, लेकिन ये जो पर्वसंधियाँ रहती हैं वहाँ से उसकी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इनके पर्व थोड़ा सा छोटे होते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकलती और ऊपर की तरफ इनमें पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है, इसीलिए इनको भूस्तारिका कहा जाता है। ऑफसेट स्टेम कहा जाता है। जैसे कि जलकुंभी, आइकॉर्निया और पिस्टिया के पौधे भूस्तारिका के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके बाद एक और भी प्रकार है क्रीपिंग स्टेम का जो क्लाइंबिंग स्टेम कहलाते हैं। अभी तक तो हमने आपको तल सर्पी और विसर्पी तने के बारे में बताया, लेकिन उसका एक जो महत्वपूर्ण और प्रकार है जिसको आरोही तना कहा जाता है। आरोहण मीन्स चढ़ना, क्लाइंबिंग। तो यह ऐसे तने होते हैं
इनमें इस प्रकार की ऐसी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं कि उन्हीं संरचनाओं के सहारे अथवा यह तने स्वयं किसी आधार वस्तु अथवा दीवार या किसी दूसरे पौधे को लपेट करके आगे की तरफ चढ़ते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आइए मैं एक एक करके उन सभी के बारे में आपको बताऊं। क्रीपिंग जो क्लाइंबिंग स्टेम्स हैं उसको कुल 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वल्लरी तने। वल्लरी तने इनको स्टेम क्लाइंबर भी कहा जाता है। और यह जो तने होते हैं, जो स्टेम क्लाइंबर तने होते हैं, यह तने स्वयं किसी आधार वस्तु को लपेट करके, किसी आधार वस्तु को ऐसे लपेट करके यह ऊपर की तरफ यह तने चढ़ते हैं। इसलिए इनको स्टेम क्लाइंबर भी कहा जाता है। दूसरा उसका जो प्रकार है कंठलता, उसको बताने के पहले मैं आपको इस वल्लरी तने का जो स्टेम क्लाइंबर हमने बताया उसका महत्वपूर्ण उदाहरण बताऊं कि जो स्टेम क्लाइंबर होते हैं इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कसकुटा का पौधा होता है। इसके बाद आइए मैं आपको कंठलताओं के बारे में बताऊं। जो कंठलता तना है उसका महत्वपूर्ण उदाहरण बौहीनिया का पौधा होता है। और यह तने कठोर तो उतना नहीं होते परंतु इसमें दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। यह सीधे उच्छृष्ट नहीं हो सकते, पृथ्वी पर ऐसे सीधा खड़े नहीं पाए जा सकते, लेकिन इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसकी सहायता से यह किसी आधार वस्तु को लपेट करके ऊपर चढ़ते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इसके बाद जो आरोही क्लाइंबिंग स्टेम का एक और प्रकार है पर्ण आरोही। पर्ण आरोही ऐसे क्लाइंबिंग स्टेम होते हैं जो किसी आधार वस्तु से अथवा किसी दूसरे पौधे पर अपनी पत्तियों के शीर्ष भाग पर बनने वाली स्प्रिंग जैसी संरचनाएं जिसको टेंड्रिल्स कहा जाता है, अथवा उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके यह पर्णवृंत ही इस वस्तु को, किसी आधार वस्तु को लपेट करके इसको ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। यानी यह जो पर्ण आरोही तने होते हैं इसमें पत्तियों में इस प्रकार का रूपांतरण हो जाता है जिसके कारण यह पत्तियां ही इस पौधे को किसी आधार वस्तु से ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं। या तो इस पत्तियों के शीर्ष भाग या तो इस पत्तियों के शीर्ष भाग स्प्रिंग जैसे हो जाते हैं जिसकी सहायता से यह किसी आधार वस्तु को लपेट करके ऊपर चढ़ते हैं, अथवा इन पत्तियों का जो इसका पर्णवृंत होता है, पत्तियों का जो पर्णवृंत होता है यह काफ़ी बड़ा और विकसित होता है और यह पर्णवृंत ही किसी आधार वस्तु को लपेट करके ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। पर्ण आरोही तने का महत्वपूर्ण उदाहरण क्लेमेटिस का पौधा है। इसके बाद आरोही तने का एक और भी प्रकार जिसको सभी लोग जानते हैं, पान के पौधे से सभी लोग परिचित हैं, और यह पान का पौधा जिसको पीपर बीटल भी कहा जाता है, यह मूल आरोही का एक तरह का एक पौधा है। यानी यह जो क्लाइंबिंग स्टेम है इसका जो महत्वपूर्ण एक प्रकार है इसको रूट क्लाइंबर कहा जाता है। रूट क्लाइंबर अर्थात मूल आरोही कहा जाता है। इसमें जो पर्व संधियों से निकलने वाली उसकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं, यह अपस्थानिक जड़ें ही किसी आधार वस्तु को लपेट करके उसको ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं। मैं आपको वायवीय तने के विभिन्न प्रकार के संबंध में बताया। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे अच्छे कमेंट्स लिख करके भेजें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और मैं आप तक इससे भी अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और एक बात यह भी कि यदि आज तक आप लोग मेरा YouTube चैनल जो लुमिनस बायो क्लासेज के नाम से चलता है उसको सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। थैंक यू।